उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति कितना ज़्यादा उत्थान पर है और दलित वोट बैंक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझने के लिए हमने एक ऐसे शख्स को आमंत्रित किया है अपने शो पर, जो खुद दलित समाज से आते हैं और एक बेबाक पत्रकार हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। नेशनल दस्तक उनके चैनल का नाम है, लाखों लोग उनको देखते हैं। तो आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त शंभू कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे और कई सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले शंभू कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका स्वागत करते हैं हम अपने शो पर और आपने समय दिया हमारे लिए, ये सौभाग्य की बात है। तो शंभू कुमार जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि चूँकि आप भी दलित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, दलित समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ख़ास तौर से देश की वैसे राजनीति में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित, दलित, दलित बहुत बार-बार किया जाता है और इतना ज़्यादा दलित किया जाता है कि एक टाइम के लिए लोग भूल जाते हैं कि दलित के अलावा भी कोई लोग हैं। और हम तो यहाँ तक देखने लगते हैं कि लोग दलित के घर पे ऐन टाइम पे खाना खाने भी चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से एक दलित के घर पे जाकर के हम्म वो खाना खाते हैं। तो मुझे आप सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या दलितों का सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही अहमियत है कि ऐन टाइम पर उनके यहाँ खाना खा लो और उनको लुभा लो, उनको ललचा लो, उनका वोट ले लो। लेकिन क्या दलितों को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि अंततः उनके यहाँ एक बार खाना खा लो, फिर उसका वोट मिल जाएगा? और ख़ास तौर से जो नेता दलितों के साथ सलूक कर रहे हैं, उसको आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? थोड़ा-सा मुझे बताइए। बहुत लंबा सवाल है आपका, मुझे समझ में भी नहीं है। पहली बात तो मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हूँ। मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, जो जी। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है। पहली बात। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट की आबादी बहुत 25% के करीब उनकी आबादी है। इस देश में किसी एक कम्युनिटी की जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, उसमें ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा संख्या शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। अच्छा बताइए कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी से वोट नहीं मांगते हैं लोग? हुँ, हुँ। उनके लिए ना, क्या जनरल कैटेगरी के लोगों से वोट नहीं मांगते हैं लोग? तो नहीं, नहीं, शेड्यूल वो कास्ट के वोट लोग वोट सबसे माँगते हैं ज्यादा। शंभू भाई, वोट माँगते हाँ, हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज की तरफ उनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और उनका नाम लेने के लिए स्टेज से तैयार नहीं है। लेकिन जब दलित की बात आती तो है तो लोग इसका मतलब बेवकूफ मुस्लिम कम्युनिटी है जो कोई नहीं देख रहा है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी तो ज्यादा होशियार है। हुँ, हुँ, हुँ। वो अपने पॉलिटिकल बार्गेनिंग क्षमता को जानता है। लोग उनके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन तो पॉलिटिकल आप कैसे बार्गेनिंग कह सकते हैं कि तो आप कैसे कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग बेवकूफ बना देते हैं उनको लोग? वो इसका मतलब वो तो सबसे ज्यादा, जिस आदमी का चुनाव के समय सबसे ज्यादा चर्चा हो, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा क्लेवर है। वो सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक समाज है। उनको लगता है कि शायद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जाल फेंकेंगे, लेकिन वो जाल में आएँगे नहीं, लेकिन आसानी के साथ जो दलित तबका है, वो आसानी के साथ जाल में आ जाएगा। शायद उनको ऐसा लगता है। तो मुस्लिम समाज किसको, मतलब मुस्लिम समाज तो किसी न किसी को वोट करता होगा ना। जी, जी। तो जाल मतलब वो किसको, इसका मतलब वो बिना जाल फेंके ही, अगर मछली बिना जाल फेंके ही फंस जाए, हुँ, हुँ, वो हुँ। मछली की कोई उपयोगिता है क्या? कोई वैल्यू है क्या? है? बहरहाल आप जाए, आप नदी में जाए, तालाब में जाए और हाथ से मछली पकड़ ले, हुँ, हुँ। तो उस मछली की वैल्यू करेंगे क्या? मुझे लगता है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा क्लेवर है, पॉलिटिकल अवेयर है। इसलिए हर पार्टी के लोग उनके यहाँ चक्कर लगाते हैं और उनकी संख्या है साहब 25% के करीब। चलिए ठीक है। तो एक मुस्लिम चीज़ कम्युनिटी एक को एक सोचना चाहिए। आपको पता है, जो भारत में जो सम्राट अशोक का दौर था, जिस समय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, उसके बाद फिर ब्राह्मण और राजपूत राजाओं का दौर आया, हुँ, हुँ। पुष्यमित्र, शुंग और तमाम लोग। उसके हुँ, हुँ। बाद मुगलों का दौर आया, हुँ, हुँ। मुस्लिम राजाओं का दौर आया। उसके बाद सोचिए कि जब सम्राट अशोक का दौर खत्म होता है, हुँ, हुँ। बृहद्रथ जो अंतिम राजा है मौर्य वंश का, हुँ, हुँ। इतिहास बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, हुँ, हुँ। किताब इतिहास है ये। अभी 2000 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जो मौर्य वंश की समाप्ति होती है, उसके बाद राजपूत और ब्राह्मण राजाओं का दौर आता है, उसके बाद फिर मुगलों का दौर आता है, हुँ, उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज के आने, जो मुगलों का पूरा दौर है और जो ब्राह्मण और राजपूत राजाओं का दौर है, उस दौर में जाति बनाई जाती है, कैटेगरी, शूद्र, अछूत, और इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। मैं आपको सही में सिविलाइजेशन बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। आपको बेशक। क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं, नहीं, बहुत मैं जरूरी है। इस देश में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, इतिहास आपको जानना पड़ेगा। तो मुगलों के दौर में स्कूल कॉलेज पर बिल्कुल काम नहीं हुआ, जाति व्यवस्था पर काम। तो जो शूद्र और अछूत थे, इन 2000 सालों तक, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था,
जब अंग्रेज आते हैं तो वो स्कूल बनाना शुरू करते हैं, और उसी दौर में फूले, डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाई करते हैं। मुगलों के दौर में सोचिए, कबीर थे, रविदास जी महाराज थे। मुगलों के दौर में बंदिश नहीं थी, बोल सकते थे लोग, बोल रहे थे लोग। कबीर बोल रहे थे, रविदास जी महाराज बोल रहे थे, तमाम लोग सोशल रिवॉल्यूशन के लिए काम कर रहे थे। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप पता नहीं कैसे लेंगे। ये जो मुगलों के दौर में बात करने की आजादी मिल जाती है लोगों को, अंग्रेज को दौर में, जबकि राजपूत और ब्राह्मण राजाओं के दौर में बात करने की आजादी नहीं थी। आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो मार दिए जाएंगे। मुगलों के दौर में कम से कम बात करने की आजादी थी कि आप लॉजिकल बात कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के दौर में स्कूल कॉलेज खुलने लगता है, सबके लिए एजुकेशन के दरवाजे खुलते हैं धीरे धीरे। और बाकायदा अगर नियम कानून से मानिए तो संविधान लागू होने के बाद इस देश में कानून बनता है कि सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, सब स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। आज भी सोचिए, अभी उत्तराखंड में एक शेड्यूल कास्ट की महिला खाना बना रही थी तो उसके कहा कि हम उनके हाथ का नहीं खाएंगे। अभी औरंगाबाद में शेड्यूल कास्ट के अधिकार वकील थे, उनको कहा कि पैसा होने के बाद भी घर नहीं देंगे। तो खैर ये सब चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शेड्यूल कास्ट के लोग बेवकूफ नहीं है, वो बहुत पॉलिटिकल क्लेवर है। उनके पास कुछ भी नहीं था, न पढ़ने का अधिकार था, न बिजनेस का अधिकार था, न सड़क पर चलने का अधिकार था, न पानी पीने का अधिकार था। उसके बाद उनको संविधान में जब से अधिकार मिला है और रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ है, तो पिछले 70 साल में, आपको नई जानकारी है, इस देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग पीएचडी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, 2 राष्ट्रपति बन चुके हैं, 131 लोग रिजर्व सीट से एमएलए एमपी तो बनते ही हैं, उसके बाद नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट को जो एक बना दिया गया, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड। ठीक है, मैं तो ये इस जो बात से एससी इत्तेफाक रखता एसटी, हूँ आपकी, सुनिए और तो आज और जोर दे रहा हूं, और बस खत्म करूंगा। एससी के बाद एसटी और ओबीसी, और उसके बाद माइनॉरिटी के लोग भी, माइनॉरिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन घटा है मुस्लिम समाज का। आजादी के बाद मुस्लिम समाज का सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन घटा है, एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन घटा है। तो मुसलमान सबसे ज्यादा घाटे में हैं आज के डेट में, जबकि उनके पास जमीनें थी। आजादी की लड़ाई में उनकी सारी संपत्ति चली गई, उन्होंने ईमानदारी से देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। आज धर्म की राजनीति की वजह से उनको तो देश का नागरिक हो तुम यही साबित करो। तो मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूं देश का। नहीं, बिल्कुल तो सही है। ये जो चुनाव में आप चुनाव में दलित दलित है ऐसा नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस है, उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया है, और मुस्लिम बस समाज भी उसी शंभू तरह भाई, से मैं यही यूनाइट है। तो यही सुनिए, यही मैं समझने के लिए बस आपसे लास्ट बात। लास्ट लाइन कह रहा हूं, दो ही इस देश में, दो ही कम्युनिटी है पॉलिटिकली जो सबसे ज्यादा होशियार है, शेड्यूल कास्ट और मुसलमान। बस मैं यही बात मैं समझना चाह रहा था कि मौजूदा सिनेरियो में जिस तरीके से मुसलमानों की भी हालत वैसे ही है जो दलितों की हालत है। दोनों किसी से लेकिन अछूत दोनों नहीं है। पॉलिटिकली बहुत, दोनों कम्युनिटी पॉलिटिकली बहुत साउंड, बहुत क्लेवर है। उनको पता है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। इसमें कोई शक नहीं, जब किसी को बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो निखर कर सामने आता है, यानी जितना ही सोना तपता है उतनी ज्यादा वो निखर कर सामने आता है, इसमें कोई शक नहीं। जी और जी कहीं ना कहीं जी अवेयरनेस आई है और उसी की वजह से आई है। मेरा एक सवाल मौजूदा हालात जी और मौजूदा सिनेरियो में शंभू भाई ये था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अभी हाल ही में, जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जो एएसपी के मुखिया हैं, उन्होंने अभी आरोप लगाया, आज ही की घटना है, उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लीडर को दलितों का वोट चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, उनके साथ गठबंधन नहीं करना है उन्हें। मुझे आप बताइए कि इस उनके समाजवादी पार्टी के इस रवैये को किस तरीके से देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी अगर उनके साथ आ जाती या उनको ले लेती अपने साथ में, तो समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, और दलित समाज का भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाता? मैं एक नागरिक के तौर पे, एक बहुजन के तौर पे, एक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तौर पे मैं चाहता हूं कि इस देश में अभी भी जो 90% संसाधन है, 95%, उस पर 10% लोगों का कब्जा है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तभी उनकी किस्मत अच्छी होगी। मैंने जो शेड्यूल कास्ट की बात बताई थी कि वो पीएचडी ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा सफल हैं, वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की तुलना में बताई थी, जनरल की तुलना में नहीं बताई। क्लियर कर दूं आपको। ठीक है। अभी हम लोग था
कप प्लेट में खाना खाना भी नहीं सीखे हैं। या इस देश के 90-10% जो लोग हैं वो सोने और चांदी के प्लेट में खाना खाते हैं साहब। और उसी समाज के पत्रकार हैं, उसी समाज के जज हैं, उसी समाज के बिजनेसमैन हैं। और ये सब सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये उसी समाज का सवाल है जो लहरा रहा है। नहीं, नहीं, मैं आप इस चीज़ को इस तरीके से मत लीजिए शंभू भाई, मेरे इस सवाल को अन्यथा में हाँ। प्लीज़ मत लीजिए। मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। बेसिकली मैं तो मैं चाहता हूं कि अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अगर अपना स्थिति सुधारनी है तो उसको अलायंस करके अपने अपने महत्वाकांक्षा को अलग रख के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को 5-5 साल के लिए गठबंधन करना चाहिए और पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, जी। आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपने कहा एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को एक साथ आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि लगभग 4 महीने पहले हम ये देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों का लीडर अपने आप को कहते हैं, और चंद्रशेखर रावण और राजभर जी की, तीनों लोगों की मुलाकात हुई थी लखनऊ के ताज होटल में लगभग 4 महीना पहले। और हाँ। बात तो बन नहीं पाई, किस वजह से नहीं बन पाई वो तो बात उनकी है, लेकिन बहरहाल बात नहीं बन पाई। और अंततः नतीजा ये निकला कि असदुद्दीन ओवैसी को अकेले छोड़ दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण का मामला अभी अधर्म में लटका हुआ है। साथ ही साथ राजभर एक दूसरी नैया पर सवार हो गए, लाल टोपी उन्होंने पहन ली। तो ज़ाहिर है कि तीनों की 3 राह अलग-अलग हो गई। अब ऐसी सूरत में आपके इस सवाल को हम किस तरीके से काउंटर करें कि जो आप ये कहते हैं कि तीनों को एक साथ में आना चाहिए, यानी एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को, इन सबको एक साथ में आकर के अरे सर, ओवैसी पूरा देखिए, ओवैसी ओवैसी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं लेकिन वो नेता है। राजभर मुस्लिम वो पिछड़े समाज से हैं लेकिन नेता है। इस देश में जितनी ईमानदारी बीजेपी की लीडरशिप में है, सवर्ण समाज की लीडरशिप में बहुत ज्यादा ईमानदारी है। हुँ, हुँ, वो बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी में आराम से चले जाते हैं, कोई नहीं कुछ कहता है। हुँ, हुँ, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो लीडरशिप है वो कभी एक साथ नहीं आता है, तो पब्लिक को आना, उसके कम्युनिटी को आना पड़ेगा, तो नेता दबाव में आएगा। कहाँ हुँ, किसी मुसलमान ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि नहीं ओवैसी जी आप अखिलेश से गठबंधन करिए, तब हम आपको अपना नेता मानेंगे? किया क्या किसी ने? नहीं। तो नेता की बात नहीं करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। मैं आम लोग की बात करता हूँ, मैं आम लोग को समझा रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, हुँ, हुँ, कि आप लोग आपस में भाईचारा कीजिए, आप लोग मिटिए बैठिए, देश को बेहतर बनाइए, आपस में मत लड़िए जाति और धर्म के नाम पर। हुँ, हुँ, नहीं तो आप, जिन्होंने जाति बनाई है और जिन्होंने धर्म का यहाँ जो जो लाभार्थी है वो दोनों को मारेगा। धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारता है और जाति के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को मारता है। जिस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ की बात बार-बार आती है और इनको लोग हाशिए पर ढकेल देते हैं, चाहे जिस नाहिए से भी, जिस हवाले से भी ढकेल देते हैं। तो मुझे एक बात ये समझाइए और बताइए कि अभी हम जब दलितों की हम बात करते हैं केवल, और उसमें हम देखते हैं कि अभी 2 फाड़ हो गया है, यानी मायावती जी अलग एक रास्ते पर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी एक अलग रास्ते पर हैं। हम्म, जब एक कम्युनिटी हम्म। ही में 2 फाड़ हैं, दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो आप 2, 3, 4 लोगों को इकट्ठा लाने की कैसे बात कर एक बात बताइए, रहे हैं? आप पत्रकार हैं, 5 ब्राह्मण उम्मीदवार होगा, ठीक है, एक सपा से, एक बसपा से, हुँ, हुँ। एक ओवैसी साहब से और एक बीजेपी से। ब्राह्मण समाज किसको वोट करेगा? ज़ाहिर-सी बात है, ब्राह्मण समाज ना असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेगा, ना ही बीएसपी को वोट करेगा, हाँ, और ना ही सपा ही को वोट करेगा। सपा को भी हाँ, शायद ना वोट करे, वो किसी और को वोट करेगा। हाँ, किसको करेगा? मुझे किसको करेगा? मुझे लगता है या तो कांग्रेस को करेगा या बीजेपी को करेगा। तो वे उसकी समझदारी है ना। हुँ, हुँ। तो यही एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें किसको वोट करना है। अभी हम जब जा रहे वहां थे तो पांचों ब्राह्मण कैंडिडेट थे। हुँ, 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 अरे सुनिए, पांचों ब्राह्मण कैंडिडेट थे, हुँ, 5 हुँ, पार्टियां थी। हुँ, ब्राह्मण समाज ने किसको तय किया? हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो कौन आइडियोलॉजिकली बेस्ड है आपके लिए, कौन कौन लीडरशिप आपके लिए बेहतर है, कौन जीतने की संभावना है, उसके देख के आदमी जनता वोट करेगा, नहीं तो अपना ठगे जाएंगे। हमारा क्या है, लेकिन हम तो पत्रकार हैं, हम तो बोलेंगे। शंभू भाई, हम अभी कुछ दिन पहले गाँव में गए हुए थे, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और लोगों की नब्ज़ टटोल रहे थे। तो जब हम दलित बस्ती में गए और वहाँ लोगों से हमने मुलाकात की, तो उन लोगों का ये मानना है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि हमें बहन जी ज़्यादा बेहतर लगती हैं और हमारे हितों की बात करती हैं, तो हमें हर हाल में बहन जी के साथ इंटैक्ट रहना है। लेकिन कुछ लोग, और ख़ास तौर से नौजवान तबका, ये मानता है कि अब वो दौर खत्म हो गया, हर दौर में बदलाव ज़रूरी है, तो अब हम चंद्रशेखर रावण की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ लोग तो अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। तो आप इस बदलाव को किस तरीके से देख रहे हैं कि यानी समाज में किस तरीके से एक कह सकते हैं एक शिफ्ट आ रहा है, एक जनरेशन शिफ्ट आ रहा है। इस जनरेशन शिफ्ट को आप कैसे देख रहे जनरेशनशिप में अभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग राजनीतिक रूप से उतने सजग नहीं हुए हैं। हमारे बाप दादा पढ़े, हमारे
अब सोचिए 70 से पहले मान्यवर साहब नहीं आए तो हम वोट ही नहीं गिरा पाते थे, वोट हमारा सवन गिरा देते थे। जब हम वोट गिराना हमको समझ में आया तो ईवीएम आ गया। सोचिए मेरे पिता मजदूर है, मेरी माँ मजदूर है, उनको पता ही नहीं वोट क्यों देना है। तो अभी तो हमारी नस्ल स्कूल कॉलेज पहुंची है। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पढ़ लिख लेंगे वो यूनिटी भी बनेगी और लोग लोग जान जाएंगे कि कब किसको कैसे वोट करना है। और बहुत लोग जान भी गए हैं, वो हमारे आपके कहने से नहीं होगा, उसका निदान है पढ़ाई लिखाई। ये अंततः आपने जो बात कही पढ़ाई लिखाई, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है और यही कह सकते हैं की ऑफ सक्सेस है। इसके अलावा हाँ कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। तो खैर आपने बात कही, बात रखी और आपके पास बहुत टाइम कम है। आपसे बस आखिरी एक सवाल, और हम लोग चूंकि एक ही फर्टर्निटी से आते हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम भी। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपके मन मुताबिक जवाब न दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई आप हमारे सीनियर हैं और हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी जवाब की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी भावनाओं की भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत ही जूनियर हैं और आप इस वीडियो को डालिएगा जरूर, बहुत चलेगा, लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब कोई बात करता हूँ ना सर, तो ग्राउंड पर जाता हूँ, रोज हजारों लोगों से रोज मिलता हूँ, दर्जनों लोगों का फोन उठाता हूँ, सैकड़ों लोगों का। मेरी राय नहीं होती है, मेरी राय पब्लिक की राय होती है। जो लोगों से बात करता हूँ, ठेले वाले से, मजदूर से, अधिकारी से, मंत्री से, उसके बाद कोई राय अपनी बनाता हूँ। शंभू भाई, आखिरी सवाल कर लीजिए। इसी वजह से हमने आपसे मुनासिब समझा था कि आपसे बातचीत करें, क्योंकि हम आपको मुद्दतों से फॉलो कर रहे हैं, यानी कई सालों से हम आपको देख रहे हैं, आपकी वीडियोस को देख रहे हैं और आपकी बातचीत को हम समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। यानी आपके अंदर जो एक कह सकते हैं तड़प है और एक ललक है, वो हम बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं आपकी वीडियो के माध्यम से। आखिरी बस मेरे एक अंदर सवाल। तरफ है इसको, देश को बेहतर मुल्क बनाने के, इस समाज को बेहतर समाज बनाने। एक आखिरी सवाल आपसे, बल्कि पत्रकारिता जगत से संबंधित, कि जिस तरीके से हम और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं, तो ये जो डिजिटल मीडिया है और टीवी मीडिया है, जाहिर है कि आप भी किसी जमाने में टीवी से जुड़े हुए थे, उसके बाद में आपने फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना मुनासिब समझा और आपने एक बड़ी सी फैन फॉलोइंग बना ली है, मैं कह सकता हूँ आपने सब्सक्राइबर बेस बना लिया है और लाखों लोगों तक आप अपने वीडियोज के माध्यम से पहुंचते हैं। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक नैरेटिव गढ़ना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर कोई करना चाहे? नहीं देखिए, वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, डेमोक्रेटिक हुआ है मीडिया, और अब हर कोई बात कर सकता है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन इस पर कोई इस पर भी टीवी अखबार वालों का ही कब्जा है। अच्छा। आप व्यूअरशिप देखिए, आपके पास आप 24 घंटा लाइव नहीं होते हैं। टीवी के लोग 24 घंटा यूट्यूब पर लाइव हैं, क्योंकि लोग अब टीवी देख नहीं रहे हैं, वो लोग अब चलते फिरते मोबाइल पर यूट्यूब पर चैनल्स देखते हैं। तो वहां भी उन्हीं का कब्जा है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। इस देश में जो संसाधन है उस पर 10% सवर्ण समाज का ही कब्जा है। सारे टीवी अखबार के लोग, टीवी वाले लोग, अखबार वाले लोग ही अपना अपना यूट्यूब चैनल लाइव करते हैं। तो आपने उस कहा रेस कि में हम लोग है आपके नहीं। आपके बताने के हिसाब से कि अभी भी वही लोग आपने नैरेटिव जवाब से। पूरा नहीं होने दिया। हाँ जवाब, हाँ वही चलिए उन्हीं का कब्जा है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जिन लोगों के खिलाफ इस देश की मीडिया दरअसल खबर नहीं बनाती है, वो कुछ लोगों के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ जाति के लिए काम करती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को, उन धर्म के लोगों को, उन जातियों के लोगों को जो जिनका मीडिया की वजह से शोषण हो रहा है, जिनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, फिल्म हो या फिर टीवी अखबार हो, जिनका शोषण का वो हथियार बना हुआ है, जिन नेताओं का, जिन जनता का। तो हम लोग उन लोगों को जगा रहे हैं कि आप उनको मत देखिए, वो आपके खिलाफ ही हैं। आप देखते भी उनके हैं और वो आपके खिलाफ है। इस देश में, ये देश डेमोक्रेसी और मजबूत होती, बेहतर मुल्क होता अगर इस देश की मीडिया ईमानदार होती, रेशनल होती। अगर इस देश में जातिवाद और धार्मिक कट्टरता खत्म हो जाता, और उसकी देखिए दुनिया भर में मीडिया है, थोड़ा बहुत बायसनेस है देश के प्रति, लेकिन इतना अपने ही नागरिकों के प्रति इतना बायस मीडिया दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका का मीडिया बायस्ड है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के प्रति, मतलब मुस्लिम कंट्री के प्रति प्रोपेगेंडा कर देती है। बीबीसी बायस्ड है लेकिन मुस्लिम के प्रति, लेकिन बीबीसी या सीएनएन अपने ही नागरिकों के प्रति बायस नहीं। अगर कोई अमेरिकन मुसलमान भी है तो उसके प्रति बायस नहीं है कि आतंकी है, नहीं कहता है। कोई अश्वेत है तो उसके प्रति वो बायस नहीं है, उसको चोर, आतंकवादी। लेकिन भारत की जो मीडिया है, वो उसको अफगानिस्तान की चिंता है, पाकिस्तान की चिंता है, अमेरिका की चिंता है, लेकिन इस देश के नागरिक के खिलाफ है। वो इस देश की जो बहुसंख्यक 90% आबादी है उसके खिलाफ है इस देश की मीडिया, क्योंकि
मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, ये जो पावर सेंटर्स है जहां से कोई देश बनता बिगड़ता है, वहां पर जाति और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है। मुसलमान जिसको हिंदू कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि एक धर्म के, जैसे मुसलमान से पूछेगा कि कौन लोग है मीडिया, जुडिशियरी, तो कहेंगे कि हिंदू है, जबकि उनको नहीं पता है कि वहाँ हिंदू जो है वो SC ST OBC नहीं है, वो जनरल कैटेगरी का आदमी है जो अपने दूसरे हिंदुओं को, SC ST OBC को शोषण करता है। तो भारत की अलग कहानी है भाई साहब। इसके लिए आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, फुले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, फातिमा शेख को पढ़ना पड़ेगा। भारत की समस्या धर्म नहीं है, भारत की समस्या जाति है। अब मुस्लिम कम्युनिटी में भी जाति है, अशराफ और पसमंदा। अब सोचिए 90% मुसलमान OBC कम्युनिटी में आते हैं, 90% जो मुस्लिम है वो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। आपने देखा मुसलमानों को कभी OBC आरक्षण के पक्ष में धरना प्रदर्शन करते हुए, रैली करते हुए? तो जो कम्युनिटी अपना अधिकार ही नहीं जान रहा है उसका क्या किया जाए। यहाँ तक कि जो OBC 27% रिजर्वेशन है, उनके बच्चे कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए। तो हम लोग यही तो नया, जो हम लोग को जो पहले टीवी अखबार नहीं था, अब हम लोग पत्रकार हैं, अभी पत्रकार हैं, हम लोग को एक सोशल प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमें देश को बेहतर करने वाला, समाज को बेहतर करने वाला और पीड़ित के साथ खड़ा होने की हमें जरूरत है। बस इतनी सी बात है। अपने ही देश के, अपने ही नागरिकों के खिलाफ बात करना अपराध होना चाहिए। मैं तो दुनिया के किसी भी कौम के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई हम पर हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। उसी तरह से मुझे किसी आदमी से कोई नफरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि शोषण ना हो, कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, बस इतनी सी बात है। बेशक आप हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ बात करते हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि दिल्ली में एक बार आपके घर पर रेकी हुई और आपके हमले की बात भी कही गई। तो मुझे शंभू भाई बताइए, अब तक मामला क्या हुआ था, वो आखिर हुआ क्या था, वजह क्या थी, और अब तक आपने कुछ कार्रवाई वगैरह के लिए कोई अगर मुझे पता होता तो मैं आरोपियों को पकड़ लेता। ये तो पुलिस का काम है। नहीं, आपने शिकायत की थी पुलिस में, लेकिन कोई उसके बाद रिस्पॉन्स आया पुलिस का? अरे हत्या के बाद नहीं पकड़े जाएंगे, आप कह रहे हैं पहले ही पकड़ ले। अफसोस। इसलिए कह रहा हूँ ना कि यहाँ थाना, पुलिस समय जाती है। एक बस आखिरी बात, आपने कहा जैसा कि अभी भी टीवी वालों का ही कब्जा है और वही नैरेटिव सेट करते हैं। मुझे बताइए कि क्या उनके नैरेटिव को तोड़ने का क्या कुछ तरीका हो सकता है, कैसे उनके नैरेटिव को काउंटर किया जा सकता है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सोशल मीडिया पर आना होगा, उनको डिसलाइक करना पड़ेगा, अपने चैनलों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपनी बात लिखनी पड़ेगी, अपनी बात बोलनी पड़ेगी। दिमाग से डर निकालना पड़ेगा। ठीक है शंभू भाई, आपने बहुत समय दिया और आपका वाकई में बहुत कीमती समय है। चुनाव का मौसम चल रहा है और आप जाहिर है कि एक प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं और एक मसरूफ पत्रकारों में से हैं, तो जाहिर है आपने हमें इतना समय दिया, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद है कि जब भी हम कभी दोबारा से किसी मौजू पर आपसे बातचीत करने के लिए दोबारा से आपको आमंत्रित करेंगे तो आप हमारी बात पर लब्बैक कहेंगे, ऐसा हम आपसे आशा करते हैं। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।